हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ा सोच का बड़ा जादू। दादा सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध, खुशहाल जीवन। रिक्वेस्ट है आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। और इसमें कहता है कि जो विश्वास जगाएं और डर भगाएं। तो कहता है कि अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। डर और उनके उपचार के कुछ उदाहरण नीचे बताए गए हैं। डर का कारण: रंग रूप के कारण झिझक। अपना हुलिया सुधारें, नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाएं, जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनें, बेहतर ढंग से तैयार हों। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा। बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे ग्राहकों को आप में विश्वास कम होता हो। तीसरा, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें। अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। पाँचवां, किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित न कर सकते हों, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज़ दुर्घटना का डर। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उसकी मदद करने में लगाएं। उसकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। छठा, यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। सभी पहलुओं पर विचार कर लें, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। लोगों का डर। चीज़ें को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। तो डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के ये 2 कदम उठाएं। डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखिए, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसीलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं, फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव के कारण होती है खराब याददाश्त। आत्मविश्वास के अभाव के कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दें जिनसे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद करें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए। याद करें, आप अपनी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद करें। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकालता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर,
मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है। क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर, परंतु इस बारे में वे आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद रखें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में वह शानदार काम किया था। याद करें मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद करें आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद करें मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं और ताकि वे उन्हें यादों में अच्छी तरह से जम जाएं, वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती हैं। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी? अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैंक केस में डाल दें, क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप जो इसे कराना चाहते हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह अनावश्यक टूट फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती हैं। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा करते हैं जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों। सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इससे एक बढ़िया तरीका यह है कि सोने जाने से पहले आपकी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, उन अच्छी चीज़ों को याद करें जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकी के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ कर लें तो उन्हें मेरी सेवाओं की कमी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूं उनमें से ज़्यादातर लोग, उसने कहा, कि मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयां
हनीमून राक्षस की वजह से होती हैं। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवन साथी चाहते हैं, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं जब तक यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाई का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राई का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा कि नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीन एज बच्चों के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस हैं जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारी आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ खड़े कर देगा। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में हाल में ही छपे एक लेख में द ड्राइवर टूवर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन में एलिस मलकाहे ने इस तरह इशारा किया कि हर साल 30,000 अमेरिकी आत्महत्या कर लेते हैं। 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बात के आश्चर्यजनक प्रमाण मिले हैं कि लाखों करोड़ों दूसरे लोग धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीकों से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित, दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था, उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपनी एक ऐसी मरीज को रोका जो मानसिक और आध्यात्मिक हत्या करने पर तुली हुई थी। उसने कहा कि इस मरीज के उम्र 35 से ऊपर होगी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी ज़िंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिन जगहों पर वह रह रही थी, सभी के बारे में उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने बताया कि उसे याद नहीं है कि वह कभी सुखी भी रही थी, और चूँकि व्यक्ति अपने अतीत की कुच्ची से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसीलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नज़र आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था, यह तस्वीर एक बड़ी वाइल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान से नीचे की तरफ है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जो लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिल जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित डिस्प्रेड व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी व्यक्ति की याददाश्त तो नहीं बदल सकता, परंतु अगर मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपनी अतीत को अलग तरीके से देखने का नज़रिया सिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से न देखे और उससे खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करें। 6 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक खास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वह हर दिन 3 कारण लिखे जिसके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था और यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा था। आज वह महिला एक सामान्य जीवन जी रही है। वह सकारात्मक है और वह ज़्यादातर लोगों जितनी ही सुखी है। जब इस महिला ने अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया।
चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या हो या बड़ी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस न बनाएं, अपने यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती हैं और आपकी यादों का बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। डॉक्टर मेलविन एस हैटब्रिक का एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक हैं और याद रखने की हमारी योग्यता के बारे में कहते हैं कि जब जागने वाली भावना सुखद होती है तो विज्ञापन को याद रखना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती तो पाठक या श्रोता उस विज्ञापन के संदेश को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाही गई चीज़ों के खिलाफ होती हैं, इसीलिए हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते। संक्षेप में, अगर हम उन्हें बार बार याद न करें तो अप्रिय घटनाओं को भूलना आसान है। अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें, बाकी को यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किला फतह कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नकारात्मक, खुद को छोटा करने वाले विचारों को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरे एक सफल बिजनेस मित्र ने मुझे बताया कि किस तरह लोगों के बारे में सही नज़रिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उस समय कितना शर्मीला और संकोची हुआ करता था। मुझे लगता था कि बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचा करता था कि मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है। फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वहां जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 और 43 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्रों पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैं इन रंग रूटों को जितना देखता था मेरे मन से लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए, सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, इनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे, कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे। सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कॉलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। एक दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर वे सारे लोग एक से दिख रहे थे। तब मैंने एक महत्वपूर्ण बात सोची। मैंने पाया कि लोग ज़्यादातर मामलों में एक से होते हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती हैं और असमानताएं कम होती हैं। लोगों में समानताएं ज़्यादा होती हैं, असमानताएं कम होती हैं। मैंने पाया कि सामने वाला आदमी भी मेरे जैसा ही है। उसे भी अच्छा खाना पसंद है, उसे भी अपने परिवार और दोस्तों की याद आती है, वह भी तरक्की करना चाहता है, उसके पास भी समस्याएं हैं और वह भी आराम करना चाहता है। इसीलिए अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह बात काम की नहीं है कि अगर सामने वाला मेरे जैसा ही है तो उससे डरने की कोई वजह ही नहीं है? लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके ये हैं।
पहला, सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। लोगों से व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। और जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसा सोचें, हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसा सोचें कि हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ और रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाव एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात से प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी बात नहीं? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया। ज़्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में सुनना चाहता था। मैं एक तरीके से ज़्यादातर उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे उससे भी तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। वह कोई चूहा नहीं है, वह असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपके परिस्थिति को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी नज़र में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन सकता। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, परंतु याद रखें तो वह भी एक इंसान ही है। आपके पास भी वही रुचियाँ, इच्छाएँ और समस्याएँ होंगी जो आपके पास है। समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कस से बैठा है। कुछ महीनों पहले मेम्फिस होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैंने तो डबल रूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूं सर। उसने अपनी फाइल निकाली, उसमें देखकर कहा, माफ़ कीजिएगा सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना शुरू कर दिया कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वह यहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ़ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक जो अब आग बबूला हो चुका था बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। यह कहकर वह होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज़ में गुड इवनिंग सर कहकर किया। जब वह मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि मुझे आपका तरीका पसंद आया। आपका अपनी भावनाओं पर ज़बरदस्त नियंत्रण है सर। क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी, या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वह हीन भावना से ग्रस्त हो,
और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा। ज़्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज़्यादातर लोग होते हैं। अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज़्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन 2 वाक्यों का याद कर लें। अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा को कॉपी जांचते समय एक कॉपी को देखकर मुझे हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट्स में साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वह कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वह उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलवाए। जल्दी ही पॉल डब्ल्यू आए। वहाँ आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे दौर से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल? तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पशुपेश में था। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते देख लिया है, इसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार नकल की थी और मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों न बेईमानी का सहारा ले लूँ। वह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू किया तो फिर वह चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे लगता था कि अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी तरह की बेईमानी करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है। यहाँ पर पॉल ने यह बताना शुरू किया कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा कि अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कैसे बता दूं, मैं तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तब तक मुझे यह अंदाज़ा ही नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे कहा, पॉल, मुझे बताओ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वह थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह सफल हो चुका हूँ। हम कई तरीक़ों से सीखते हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। तुमने अपनी अपराध बोध की भावना जाग गई, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया और जैसा तुमने कहा कि इसके बाद तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। ज़्यादातर बार होता यह है कि पॉल, कि सही और गलत का मसला हम नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ लें कि मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, न ही तुम्हें सही और गलत काम के बारे में प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु यह ज़रूरी है कि हम इसके व्यावहारिक पहलू पर नज़र डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है तो तुम्हें अपराध बोध आ जाता है और तुम इस अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतनी ज़्यादा चाह थी कि तुमने वह किया जो तुम्हारी नज़रों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने का प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर किसी दिन आपको इतनी बुरी तरह कोई सामान बेचना चाहेगा कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है कि आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे
तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। आप सोचने लगेंगे क्या उसे पता चल गया है मैंने उसे धोखा दिया था। आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावी नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी बार, तीसरी, चौथी और कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा देंगे। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीक आपके अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएगी ही, आपकी आमदनी को भी कम कर देगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल आदमी को यह डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहेतर प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वह असफल होने लगता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है क्या उसे पता चल जाएगा। इस कारण आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह नौकरी और घर में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। मैंने पॉल को याद दिलाया कि कोई अपराधी कोई सबूत और संकेत नहीं छोड़ता, फिर भी वे सिर्फ इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उनके अपराध बोध की भावनाएं उन्हें संदिग्ध आदमियों की सूची में शामिल कर देती हैं। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है, और जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी को आमंत्रित कर लेते हैं। यह कैंसर बढ़ता है, हमारे आत्मविश्वास को कम करता जाता है। इसीलिए इस तरह का कोई काम न करें जिसे करने के बाद आपको यह डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, क्या मैं बेचने में सफल हो पाऊंगा। धोखा देकर और अपना आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी कि सफल होने की कोशिश कभी न करें। धोखा देकर और अपने आत्मविश्वास कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी सफल होने की कोशिश कभी न करें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पॉल को सीख मिल गई थी। उसने सही काम करने का व्यावहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वह बैठ जाए और एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालेंगे? मेरा जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूं, परंतु अगर हम धोखा देने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे आधे प्रोफेसरों की छुट्टी हो जाएगी, और अगर हम धोखा देने का विचार करने वाले सभी विद्यार्थियों को निकाल देंगे तो हमें कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूं अगर तुम एक काम करो। बिल्कुल, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 Years with the Golden Rule। 50 Years with the Golden Rule। इसे देते हुए मैंने उससे कहा, पॉल, इस पुस्तक को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। G.C. पेनी ने खुद के शब्दों में जाना कि किस तरह सही काम करने की वजह से अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हो गए थे। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती हैं और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देर सवेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल जाती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। सही काम करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, यही सफल चिंतन का कारगर तरीका है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहें जब तक कि आपके दिमाग में पूरी तरह से ना घुस जाए। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी शिकागो हॉपकिंस सिंडिकेट इंक 1950 में लिखा है, याद रखें, काम ही भावनाओं के अग्रज होते हैं।
याद रखें, काम ही भावनाओं के अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते परंतु हम अपने कामों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक समस्याओं और गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानें, हर दिन सही काम करें और जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएंगी। यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उसका चुंबन लें, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें करें और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे तो जल्द ही आपका प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अगर मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर त्योरियां चढ़ाकर देखें तो पाएंगे कि आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। यह सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करने के लिए आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं, वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे देंगे। तीसरी बात, सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन तीनों साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास पूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम करें। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए जा रहे हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा चढ़ा पाएंगे। आगे की बेंच पर बैठें। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम में किसी की और की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में न आएं, और वे लोगों को नज़रों में आने से पहले इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हैं बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है कि यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? इस व्यक्ति के इरादे क्या हैं? आमतौर पर आँखों के संपर्क में असफलता से 2 बातें पता चलती हैं। पहली कि मैं आपके सामने आने पर असहज अनुभव करता हूँ, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। या सामने वाले की आंखें न मिलाने से यह बात पता चलती है कि मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नज़रें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। जब आप नज़रें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है, आप सामने वालों की नज़रें मिलाकर बात करें। नज़रें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि मैं ईमानदार और सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसमें पूरी तरह यकीन करता हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। मेरी अपनी आँखों से काम लें, दूसरे व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा।
तीसरा, 25% तेज चलें। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते थे, हम कार में लौट आते थे तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, डेवी यहाँ थोड़ी देर से चुपचाप बैठो, देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं। माँ इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी कि उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा है, या तुम्हें क्या लगता है वह महिला क्या करने जा रही है, या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मज़ेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मुझे बाद में पता चला कि इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था कि इससे ज़्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अब लोगों को चलते हुए देखता हूँ, कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राएं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में प्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर, अपनी चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास शून्य होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है। उनकी चाल दुनिया को बताती है कि मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूं, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें, थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने पाया है कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। यह चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझें, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरों के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं कितना ना समझ हूँ। जितनी बार यह चुप्पा व्यक्ति बोलने में सफल रहता है, वह अपने आप को उतना ही ज़्यादा अक्षम और हीन बनाता जाता है। अक्सर वह खुद से कमज़ोर सा वादा करता है। अंदर से वह जानता है कि इस वादे को वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा और वह अगली बार मौका पड़ने पर ज़रूर बोलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में सफल रहता है तो वह आत्मविश्वास को ख़त्म करने वाली जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर उसका विश्वास उतना ही कम होता जाता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप कुछ न कुछ कहें। कुछ मामले में कोई अपवाद न रखें, कोई टिप्पणी करें, कोई सुझाव न दें, कोई सवाल पूछें और आखिरी में कभी न बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता न करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे और अगला व्यक्ति चाहे आपसे सहमत न हो, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़रूर सहमत होगा और आपसे यह सवाल करना और अपने आप से यह सवाल करना छोड़ दें, क्या मैं कभी बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा? इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य करें ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के लिए अपने स्थानीय टोस्ट मास्टर के क्लब में शामिल हो जाएं। हजारों लोगों ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ और लोगों के सामने चर्चा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है।
5वां, बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। यह छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है कि आप ऐसी कर ही नहीं सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है। बड़ी मुस्कुराहट आपको डर भगाती है, चिंता दूर करती है, निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती या सिर्फ आपके मन में बुरी भावनाओं को नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को भी बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्सा हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले की बात है, मेरे साथ एक घटना घटी जिसमें ऐसा हुआ। मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतज़ार कर रहा था, तभी भड़ाम की आवाज़ आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी। मैंने शीशे में देखा कि वह बाहर निकल रहा था। मैं भी तत्काल बाहर निकल आया। नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं उससे बहस करके उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया और मुस्कुराया। उसने गंभीरता से कहा, दोस्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दोस्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बातें कहीं चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दें और आप महसूस करेंगे कि एक बार फिर आप खुशी के दिन लौट आए हैं, परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराएं जब तक आपके दांत न दिखने लगें। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती होगी, किसी की नहीं होती। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे भी वक्त में खुद कहें, मैं मुस्कुरा कर दिखा दूंगा। फिर मुस्कुराएं, मुस्कुराहट की शक्ति का दोहन करें। इन 5 तकनीकों से लाभ उठाएं। कार्य करने से डर होता है तो अपने डर को चिन्हित कर लें और रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है, आत्मविश्वास से कम होता है। अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटनाओं, परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं, परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। वही काम करने की आदत डालें जो आपके अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत व्यावहारिक नियम है। अपने हर काम से यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। आगे की बेंच पर बैठें, नज़र मिलाने का अभ्यास करें, 25% तेज चलें, बोलने की आदत डालें और बड़ी मुस्कुराहट दें। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।